जी नमस्ते सभी को। रिवीजन में हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने देखा था, इसमें 4 अवस्थाएं थी और पहली अवस्था थी पदार्थावस्था, जिसमें हम कोई भी अणु है और ऐसे मिट्टी धूल वो सब आता है। और उसके बाद थी प्राणावस्था। प्राणावस्था में जैसे पेड़ पौधे आते हैं। फिर जीवावस्था, उसमें जैसे कोई भी पशु पक्षी हो। और ज्ञानावस्था, इसमें आएगा मनुष्य। अब बात करते हैं इनके स्वभाव के बारे में। जैसे पदार्थावस्था थी, इसमें आएगा संगठन और विघटन। जो कोई भी अणु है उसको ना ही तो हम बना सकते हैं, ना ही तो हम नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसका फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद थी प्राणावस्था, जिसमें था सारक और मारक। फिर जीवावस्था में क्रूर और अक्रूर, जैसे हम बात करते हैं हर्बीवोर से कार्निवोर से, और कैसे एक दूसरे में उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है। और ज्ञानावस्था, अब मनुष्य का जो स्वभाव है उसमें धीरता वीरता और वो सब है। मतलब कोई भी चीज़ है वो उसमें विचार करने की शक्ति है और उससे वो आगे बढ़ सकता है। अनुषंगी के बारे में बात करेंगे। अब जो पदार्थावस्था है उसके परिणामानुषंगी है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं। उसके बाद है प्राणावस्था, जैसे उसके बीज से उसकी जनरेशन ट्रांसफॉर्म होती रहती है। और जीवावस्था में वंशानुषंगी है, मतलब उसके जो स्पीसीज वंश के हिसाब से होते रहते, मल्टीप्लाई होते हैं। और ज्ञानावस्था, अब इसमें है संस्कारानुषंगी, जिसमें मनुष्य के पास है समझदारी और अनुसार करने की प्रवृत्ति। अब बात थी इसमें संगठन और विघटन थी, जो पदार्थावस्था है। अब मनुष्य है वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सारे यूज़ करता रहता है। अब उसके फॉर्म्स वो चेंज करेगा और उसको कोई ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जिससे वो प्रदूषण करता है। तो हमारा बस सार यही है कि हम ये सब चीज़ रोकें, थोड़ी हमारी जो मेंटालिटी है वो सब चेंज होती जाए। और दूसरी बात की थी कि समाधान के बारे में। ये टॉपिक था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, समाधान। और एक बार जो समाधान होगा तो उसमें से हम समृद्धि ला सकते हैं। थैंक यू। सभी को नमस्ते। और करते करते हम डे 3 पर पहुंच गए, है ना। तो कल तक जितनी भी बातों को रखा है मैंने, उनको मैं समराइज़ कर देती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा बेटा जी का, उन्होंने बहुत अच्छे से रखा। मुझे लगता है बात आप तक पहुँची, है ना। तो जो कल आखिर में हमने बात करी है वो यहाँ बोर्ड पर लिखी हुई, तो मैं यहाँ से ही आपको थोड़ा, है ना, यहाँ से हेल्प लेते हुए समझा दूँगी। बाकी मूल जो हमने बात करी है अभी तक वो ये, किस अस्तित्व में हाँ, चारों अवस्थाएं दृश्यमान हैं। दृश्यमान है मतलब दिखाई पड़ रही हैं। ये अस्तित्व जो है ना, इस पर कहीं पर पर्दा नहीं है। इस अस्तित्व में कहीं पर पर्दा नहीं है, कुछ भी ढका हुआ नहीं है, कुछ भी ढका हुआ नहीं है ना। जैसे मैंने कल इतनी सारी जो बातें बोली ना, ये वैसे तो शायद आपके ध्यान में ना आई हो, या कुछ बातें ऐसी आपने कहीं कहीं अलग अलग सुनी हो, लेकिन उसको एक सार करके देखना आपके शायद ध्यान में ना आया होगा। पर जैसे ही कोई ध्यान दिलाता है तो हमारा ध्यान इस बात पर चला जाता है। तो मानव जैसे ही ध्यान देता है, अस्तित्व उसके लिए प्रकट ही है। अस्तित्व उसके लिए प्रकट ही है। तो हमने जब सबसे पहला सूत्र लिखा था, अस्तित्व में प्रकटन है, अस्तित्व प्रकटनशील है। अस्तित्व में जो प्रकटन है वो एक अनुक्रम से है ना। अस्तित्व में जो प्रकटन है वो एक अनुक्रम से है, एक क्रम है उसका, पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान। आज का जो सत्र है ना, ये ज्ञानावस्था को लेकर के थोड़ा और समझने के लिए हम यहाँ पर फोकस करेंगे। और साथ में ये क्यों है और कैसे हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है ना। ज्ञानावस्था तक की जो इतना सारा मूवमेंट दिखा, या ये इतना सारा जो अनुक्रम दिखा है, इसके पीछे क्या प्रयोजन है ना। तो आज हम उसको समझेंगे। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत उत्साहवर्धक होता है जब समझ में आता है। ठीक है।
तो मैंने कहा था सभी अवस्थाएं जो हैं, चारों अवस्था की प्रत्येक इकाई समाधान स्वरूप है। समाधान स्वरूप मतलब स्वयं में व्यवस्था स्वरूप है। समाधान होने का मतलब उपयोगी पूरक है। स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी है। तो समग्र व्यवस्था में भागीदारी जब मानव करता है उसी को हम कह रहे हैं समृद्धि। तो समाधान समृद्धि अस्तित्व सहज प्रत्येक अवस्था की प्रत्येक इकाई का लक्ष्य है ही। व्यवस्था की प्रत्येक इकाई का लक्ष्य क्या है? समाधान समृद्धि। तो आज मानवों में व्यवस्था को देखेंगे। और मैंने कहा था अध्ययन कुल मिलाकर इतना करना है, रूप गुण स्वभाव और धर्म का। 4 ही अवस्थाएं हैं। रूप में देखेंगे तो आकार आयतन घन, इसी को बोल रहे हैं रूप। किसी भी चीज़ का रूप आंखों से हमको दिखाई पड़ता है, जो नहीं दिखता है समझ में आता है। जैसे गाय है, उसका फ्रंट भाग हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमारे कल्पना में पूरी गाय आती है, अधूरा तो आता नहीं है ना। तो हमारे इमेजिनेशन में पूरी चीज़ आ जाती है। गुण में सम और विषम 2 चीज़ें हमको रचना विरचना दिखाई पड़ती है। अब यहाँ से जो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद है वहाँ से भिन्न हो रहा है। देखो सम और विषम को अभी अध्ययन किया है, अध्ययन करने का प्रयास तो किया ही गया है ना। तो जब तक हम इस अस्तित्व को सम विषम रचना विरचना के रूप में देखें तो हमें क्या समझ में आया? ये संसार कैसा है? अस्थिर है। ये संसार हमको नश्वर समझ में आया। कब तक? जब केवल हमने इसको रूप और गुण के रूप में देखा, मतलब केवल रचना विरचना तक हमारी नज़र जाती रही कि कुछ भी जो है वो रहता नहीं है इस अस्तित्व में, ऐसा हमको दिखाई पड़ा। लेकिन मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद पहली बार यहाँ पर एक शब्द दिया, मध्यस्थ गुण। मध्यस्थ गुण का मतलब है इसका बने रहना। श्री नागराज जी ने पहली बार यहाँ से अध्ययन को आगे शुरू किया और कहा देखो यहाँ तक देखा आदमी ने आकार आयतन घन, इसको नापने के लिए गणित और विज्ञान और सारी चीज़ें हैं। सम विषम है ना, किसी चीज़ का किसी चीज़ पे डालने से क्या प्रभाव होता है, ये हमने रसायन में पढ़ा है ना, भौतिकी में कुछ पढ़ा। ऐसे हम बहुत सारा अध्ययन किए, लेकिन इस भाग का अध्ययन छूटा हुआ है। इस भाग पर मानव का ध्यान जाना छूटा हुआ है। और इस भाग पर जैसे ही ध्यान जाता है तो अस्तित्व की स्थिरता ध्यान में आनी शुरू होती है। तो ये संसार माया जैसा नहीं दिखता है। अस्तित्व कैसा दिखता है? स्थिर दिखना शुरू होता है। स्थिरता यहाँ से शुरू होती है। पानी बनने के अनंतर, परिणाम आने के अनंतर क्या है? उसकी आवर्तनशीलता दिखाई पड़ती है। वाटर साइकिल पढ़ा, कार्बन साइकिल पढ़ा, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा। साइक्लिसिटी है नेचर में, आवर्तनशीलता है अस्तित्व सहज विधि से। तो पदार्थ की आवर्तनशीलता किस हिसाब से है? परिणामानुषंगीय विधि से, है ना। इसको और गहराई में देखें तो पदार्थ जो हैं परिणामानुषंगी हैं। अनुषंगीयता मतलब निश्चित आचरण को प्रकट करते हैं। तो जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, अभी आपको इसमें दिखाएंगे, इसी गहराई में आज जाने वाले हैं, क्योंकि तो पता चलता है जितने प्रकार के इसमें जो एलिमेंट्स वाली पीरियोडिक टेबल है ना, वो वाला जगह से लगाइए। तो जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं उनके परमाणु अंशों की जो संख्या है उसके आधार पर उसका आचरण निश्चित है। निश्चित है कि नहीं? जो परिणामानुषंगी जिसको हम बोल रहे हैं ना, पदार्थ की जो एलिमेंट है उसमें जो अंशों की संख्या है, चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं, है ना। यह आवर्त सारणी है, लेकिन यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को एलिमेंट्स के फॉर्म में रख दिया गया। जो तत्व कैसा दिखता है, यही हमारी धरती है। ये पूरी धरती है। लोहा कहाँ मिलता है? धरती में। सोना कहाँ मिलता है? धरती में। स्वयं में व्यवस्था है। किस रूप में? परमाणु रूप में व्यवस्था है। परमाणु अंशों की जो निश्चित संख्या है, उस निश्चित संख्या के आधार पर उसका आचरण कैसा है? निश्चित है। बात पकड़ में आई? तो परमाणु अंशों, इसी आधार पे तो हमने इसको सजाया है, इस पूरी टेबल को। ये तो अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, आपने 9th में इस टेबल को पढ़ लिया है? पढ़ लिया है। हाँ, इसको आप आगे जा कर के और पढ़ेंगे। आपने तो अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। तो परमाणु व्यवस्था की मूलभूत इकाई है। एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में आनी इसलिए भी ज़रूरी है कि ये अद्भुत है कि मानव शोधार्थी है सुख का, और मानव ने शोध करते करते परमाणु तक पहुंच गया। परमाणु में उसने इस सजावट को देख लिया
देखिए दर्शन ये बात अभी आया है, बहुत नया है उस हिसाब से, लेकिन आदमी की यात्रा को देखिए, इसी दिशा में वो यात्रा कर रहा है। तो परमाणुओं को समझना शुरू किया और उसको ये समझ में आया परमाणु व्यवस्था की एक मूलभूत इकाई है, ठीक है। और इस तरीके से उसने इन चीज़ों को सजा लिया। तो पदार्थावस्था का धर्म है अस्तित्व अर्थात बने रहना, ये नष्ट नहीं होता है। अब जो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद कह रहा है वो सेम टू सेम चीज़ें एग्जैक्टली नहीं कह रहा है विज्ञान की तरह। आपको ऐसा लग सकता है कि यही है, लेकिन वो ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है ना, वो सही की तरफ है। उसको आप जब भेद से देखेंगे, ठीक से देखेंगे, तो आपको पकड़ में आ जाएगा विज्ञान क्या कह रहा है और सहअस्तित्ववाद क्या कह रहा है। ये अंतर भी आपको पकड़ में आएगा। आगे आने वाले शिविरों में और इसको हम करेंगे, ठीक है। तो परिणाम के आधार पर इसी तरीके से जैसे हाइड्रोजन है उसमें परमाणु अंशों की संख्या निश्चित, ऑक्सीजन में भी परमाणु के अंशों की संख्या निश्चित, और दोनों साथ में आए, उन्होंने क्या किया, स्थायित्व को प्राप्त किया। स्टेबिलिटी के लिए ही तो अंशों का लेन देन होता है या कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और किस लिए, इसीलिए। तो एक दूसरा सिद्धांत यहाँ से निकल के आता है कि अस्तित्व में स्थिरता की तरफ गति दिखाई पड़ती है। तो जितने परमाणु जो भी हैं, व्यवस्था की जो मूलभूत इकाई है वो स्थिरता की तरफ क्या है, गतित है, ऐसा दिखाई पड़ता है। ये जो हमारे परमाणु हैं एक दूसरे के साथ अंशों का लेन देन करके क्या पाना चाहते हैं, स्थायित्व, स्टेबिलिटी, और ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं और एक नए आचरण को प्रस्तुत कर देते हैं। हाइड्रोजन अपने आचरण का त्याग करता है, ऑक्सीजन अपने आचरण का त्याग करता है और पानी बना लेता है। C6H12O6 ग्लूकोज। कार्बन अपने आचरण का त्याग करता है, हाइड्रोजन अपने आचरण का त्याग करता है और ऑक्सीजन अपने आचरण का त्याग करता है। इस तरीके से ग्लूकोज बन जाता है, जो भोजन है पत्तियों के लिए। सही बोला ना मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इनकी जो क्रिया हो रही है उसके कारण से अपने पास ग्लूकोज बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने भी अपने आचरण का त्याग किया, पानी ने भी त्याग किया और ग्लूकोज बना। इस चीज़ को देख पाना, इस चीज़ को देख पा रहे हैं, आचरण का त्याग, आचरण का विलय। त्याग का मतलब ऐसा नहीं कि अगर वो वापस टूटेगा तो पुनः अपने आचरण के साथ ही रहेगा। विलय हो गया, समाहित हो गया, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के लिए समर्पित हो गया। यह अस्तित्व सहज डिजाइन है। बढ़िया है। यह है परिणामानुषंगीयता, परिणाम के आधार पर निश्चित आचरण। जो भी तत्व है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है, उसके आधार पर एक निश्चित आचरण को प्रकट किया। अब इस अस्तित्व में यदि हम देखें तो काफ़ी सारी तरीके से वो सारे स्ट्रक्चर बन सकते थे। जैसे मैंने कल आपको बताया, यहाँ पर संगठन विघटन है। पदार्थावस्था का स्वभाव है संगठन और विघटन, लेकिन ये सारा संगठन विघटन मानव विरोधी नहीं है, मानव को सपोर्ट करने वाला है। देखो, हम किसी एक स्थिति में पॉलीथीन नाम का एक वस्तु बना लेते हैं, किसी एक स्थिति में, मतलब ताप दाब के प्रभाव में, है ना, कुछ हम केमिकल रिएक्शन यदि कराएं तो टेफ्लॉन बन जाता है। क्रूड ऑयल जो है उसका डिस्टिलेशन हो जाता है ना, ये कल मैंने बताया था। तो संगठन और विघटन हो तो सकता है, लेकिन ये अद्भुत बात है कि ऐसा हुआ नहीं है। क्या कहते हैं? ऐसा हुआ नहीं है। ये जो ऐसा हुआ नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो परिणामानुषंगीयता है, संगठन विघटन है, लेकिन इस तरह से है कि वो आगे आने वाली सभी अवस्थाओं के लिए पूरक स्वरूप में ही है। किसी अवस्था के लिए पूरक न हो ऐसे स्वरूप में नहीं हुआ है। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, हमारी एक टीचर थी, उनका नाम था मिसेस रश्मि त्यागी, और हमने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया और कुछ रिएक्शंस, तो मुझे समझ ही ना है कि ये रिएक्शंस कैसे बैलेंस की जाती हैं और ये रिएक्शंस कैसे होती हैं।
तो मुझे तो जो ऐसा लगे कि किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी को पा जाएगा तो मैं वैसा जोड़ करके एक नया परमाणु बना देती थी। मेरी टीचर ने एक दिन मुझे बुलाया, है ना, आगे जहाँ पे उनकी डेस्क थी, उन्होंने कहा इधर आओ शालिनी, तुम कि क्या करती हो बार बार, है ना। और मैंने कुछ उसमें एलिमेंट कुछ बना के रखा हुआ था और वो उसकी स्टेबिलिटी बराबर पूरी हो रही थी। तो उन्होंने कहा भैया, मुझे उन्होंने बड़े कहते ये तो बार बार मतलब 1 2 3 4 उन्होंने कुछ दिए थे और चारों मैंने गलत किए हुए थे। तो उन्हें ये तो अपेक्षा थी नहीं, मतलब मुझसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि मैं गलत करके आऊँगी, और कुछ भी गलत नहीं होता था, इसी जगह गलती हो जाती थी। तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारे चाहने से और तुम्हारे स्टेबिलिटी ले आने से ये रिएक्शन बैलेंस थोड़ी हो जाएगी, नेचर में ऐसा नहीं होता है बेटा। और उसके बाद उन्होंने मुझे भगा दिया कि चलो जाओ याद करके आओ, है ना, केमिस्ट्री याद करनी पड़ती है। तो अब मैं वहाँ पे बैठ के सोच रही हूँ कि यार केमिस्ट्री में लॉजिक है कि याद करना है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। तो मैं वहाँ पे बैठी सोच रही हूँ कि केमिस्ट्री में लॉजिक लगाना है कि याद करना है। और मैं सोच रही हूँ वहाँ पे हर एक जो चीज़ आ रही है, केमिस्ट्री आगे पढ़े, है ना, 11th 12th में स्पेशली, तो हर जगह एक्सेप्शन। तो मैं सोचूं कि अगर एक्सेप्शन ही है तो नियम कैसा, है ना, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड। और मेरे मन में ना ये प्रश्न बने रहे कब तक, जब तक मैंने इस चीज़ का अध्ययन नहीं किया। तो अगर एक्सेप्शन है मतलब आपने नियम को ठीक से पहचाना नहीं है। अगर अस्तित्व में नियम है तो वो सबके लिए है, और अगर नहीं है तो फिर किसी के लिए नहीं है। तो कुल मिला के ऐसे करके केमिस्ट्री से ना मतलब मेरी थोड़ी रस्साकसी चलती रही। पास तो मैं हो गई, अच्छे नंबर से भी पास हुई, काफ़ी अच्छे नंबर से रटा, और मुझे लगा रटना ही पड़ेगा, तो रटा के पास हो गई। खैर, तो अब मुझे लेकिन इसका उत्तर मिला कि संगठन विघटन किस लिए है, उसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्यों है, क्योंकि उसे अपनी अग्रिम अवस्था में भागीदारी करनी है। पानी बना तो किसके लिए बना, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था की प्यास बुझाने के लिए। अब मुझे समझ में आता है, ग्लूकोज बना तो किस लिए बना, पत्तियों का भोजन, जीवों का भोजन, और उससे मानव का भोजन हो सके, इसलिए ग्लूकोज बना। अब जाके ये बात पल्ले पड़ती है ना, बढ़िया है ना। ये सहअस्तित्ववादी विज्ञान एक पतली सी किताब है, बाबा जी ने इस पूरे विज्ञान को भी लिखा है। आप उसको पढ़ोगे तो लगेगा अरे इतनी छोटी सी पतली सी बुक में विज्ञान समझ में आ गया। अस्तित्व में कहीं भी एक्सेप्शन नहीं है, नियम है तो है। सटीक नियम की जिस दिन पहचान होगी एक्सेप्शन नहीं होगा। तो देखिए, सभी संगठन विघटन हमको सब जगह दिखता है, और संगठन विघटन का जो स्वरूप होगा वो सदा सदा पूरक होने के अर्थ में ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। कल मैंने इसके काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल दिए। जो मानव ने घटाया है संगठन विघटन, ये मानव कृत है। मैंने तो केवल उस कॉपी पर लिखा था, पेपर पे लिखा था बना के, लोगों ने उसके डिज़ाइन बना लिए, जैसे टेफ्लॉन, जैसे प्लास्टिक, और इस तरीके से न जाने कितने केमिकल्स हमने बना लिए। और पता चलता है सारा केमिकल क्या है, मानव विरोधी है कि नहीं। उसको हम बोलते हैं केमिकल्स। क्या है केमिकल्स? फर्टिलाइजर्स और ऐसी सारी चीज़ें जो व्यवस्था का शोषण करते हैं, दोहन करते हैं, उसका पोषण नहीं करते। ठीक है। परिणामानुषंगीय विधि से ये जो पदार्थावस्था है धरती पर बनी रहती है, और इसकी आवर्तनशीलता रहती है ना, आवर्तनशीलता रहती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को देखते हैं, तो हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, वो हमारे शरीर में गई, शरीर में जाकर के हमारे जो कोशिकाओं में जो भी उठापटक चल रही है, जो भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, कोशिकाएं बन रही हैं, उसके फलस्वरूप जो कार्बन हम उत्सर्जित कर रहे हैं उसको ऑक्सीजन ने अपने साथ चिपकाया और लेकर के कहाँ तक गया, पेड़ तक। पेड़ उसको बुला रहा है क्योंकि पेड़ उसको खींच रहा है। स्पंदन जो होता है ना कोशिकाओं में, वो किसी काम के लिए है। स्पंदन किस लिए? ताकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया,
और वहाँ से क्या किया, कार्बन को अपने में समा करके जड़ में, पत्ती में, तने में, हर जगह उसको रखा, उससे अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया और ऑक्सीजन को वापस रिलीज़ कर दिया कि चलो अब फिर से तुम सांस ले लो। तो हमारे साथ पूरकता को आवर्तनशील विधि से बनाए रखे हुए है, ऐसा दिखाई पड़ता है। बनाए रखे हुए भी शब्द नहीं, बना हुआ है, अस्तित्व ऐसा ही है। ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन किसी प्रयोजन से है। ठीक है, आगे इसी प्रकार से मैंने बताया था कि जो बीजानुषंगी विधि से प्राणावस्था, ये भी एक आवर्तनशीलता, बीज वृक्ष न्याय बोलते हैं इसको। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, ये नियम है ना। और इस तरीके से अपनी आवर्तनशीलता को बनाए रखता है, अस्तित्व में बना रहता है। आज से 1 लाख साल पहले जैसा नीम था वैसा ही नीम आज भी बना हुआ है। वंशानुषंगीय विधि से क्या बना रहता है, जीव। जैसा जीव आज से 10,000 साल पहले था जैसा, वैसा ही आज भी दिखाई पड़ता है। और उसके बाद है ज्ञानावस्था की इकाई मानव संस्कारानुषंगीय है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आज से 10,000 साल पहले मानव जैसा था वैसा आज नहीं है। जैसे हम 100 साल पहले थे वैसे भी आज नहीं है। जैसे 100 साल पहले आदमी के खरीदने बेचने को हम ठीक मानते थे, इसी को तो कहते थे, स्लेव्स को खरीद फरोख्त कर लेते थे, गुलामों को खरीदा बेचा जाता था, गुलामी प्रथा थी ना। अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी आदमी को खरीदें और बेचें और उसको बिल्कुल पशु की तरह रखें? ये हमारी कल्पना में ही नहीं आता, ये बिल्कुल पूरी तरीके से हमको अमानवीय लगता है। तो मानव में हम क्या देख रहे हैं, मानव जब से इस धरती पर प्रकट हुआ है तब से एक सीखने के क्रम में दिखाई पड़ता है। बहुत सारी गलतियां हुई हैं उससे निश्चित रूप से, लेकिन इस पूरे क्रम में क्या दिखाई पड़ता है, मानव जो है संस्कार की तरफ गतित है, अर्थात सही और पूरी समझ की तरफ गतित है। कैसे पता? जो भी चीज़ वो ठीक नहीं समझ पाता है उसके कारण से उसमें पीड़ा बनी रहती है, लेकिन जो चीज़ को वो ठीक ठाक समझ लेता है उसके कारण से फिर कोई पीड़ा उदय नहीं होती और आगे वाली पीढ़ी उसको फॉलो करती है। जैसे कि पानी पीने से प्यास बुझती है, ये मानव जाति पूरी तरीके से समझ गया। ठीक है, तो पानी से ही प्यास बुझाता है। हालांकि मेरा टेक इसमें यह है कि इसको भी पानी को नहीं समझा, इतना ही समझा कि भाई प्यास जो है पानी से बुझती है ना, लेकिन उसमें बड़ा अधूरा है। कैसे पता चलता है? जब हम कहते हैं ना ठंडा मतलब कोका कोला, प्यास लगे तो पेप्सी पियो, इससे पता चलता है, लगता है वो भी नहीं समझा। मुझे तो संदेह हो जाता है कि प्यास भी समझ में आई कि नहीं समझ में आई। ठीक है, तो मानव जो है संस्कारानुषंगी इकाई है। जिस दिन सही और पूरी समझ होगी उस दिन क्या है, मानव एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा, मानव एज इट इज़ आगे अगली जो पीढ़ी है वो पिछली पीढ़ी के बात को स्वीकार करेगी, सही को स्वीकार करता है हर मानव, ये मानव का डिज़ाइन है। ठीक है, तो इसके कारण से जनरेशन गैप जैसी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। ये जो जनरेशन गैप है इसी बात का प्रमाण है कि अभी समझ जो है वो अधूरी है या समझ जो है वो सही नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु है ये। जनरेशन गैप बड़ा प्रॉब्लम लगता है हमको। असल में बहुत सारी अगली जो पीढ़ी होती है ना, बहुत सारी ऐसी सोच है ना, उसको वो उस पर प्रश्न खड़े कर देती है। प्रश्न खड़े कर देती तो वो स्वीकार नहीं होता पिछली जनरेशन को, है ना, तो उत्तर होता नहीं तो कहते हैं कि ज़्यादा मुँह चलाते हैं बच्चे है ना, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो संस्कारानुषंगीय विधि से मानव भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, जनरेशन गैप समाप्त होता है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप निकलता है। तो मानव जो है इसमें व्यवस्था की मूलभूत इकाई क्या है, तो परिवार। परिवार मानव में व्यवस्था की मूलभूत इकाई है। मानव जन्मता है परिवार में और जाता भी परिवार से ही है। जैसे एक अंश अपने में व्यवस्था नहीं है, इसको अब मैं मिटाती हूँ, है ना, ये हमने मोटा मोटा रिवीजन हो गया ही है। परमाणु में जब परमाणु व्यवस्था में भागीदारी करता है तभी उसका आचरण क्या होता है, निश्चित होता है। चलिए, तो आज जो हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं परमाणु में व्यवस्था, परमाणु में व्यवस्था का स्वरूप।
दिखाई पड़ती है या क्रियाशीलता दिखाई पड़ती है, किस लिए? तो व्यवस्था में भागीदारी के लिए। ठीक है, इतना तो हम सभी जानते हैं कि परमाणु अंश ऐसे हमको खाली कहीं मिलेगा नहीं, भागीदारी के लिए। ठीक है, अंशों में क्या दिखाई पड़ती है? गति। और फिर जब परमाणु के रूप में ये स्ट्रक्चर कुछ बन जाता है ना, कुछ ऐसा बन गया, तो भी क्या दिखाई पड़ता है? परमाणु कैसा दिखाई पड़ता है? परमाणु में गति है कि नहीं है? बताओ भाई, है? परमाणु में गति है कि नहीं है? परमाणु भी कैसा दिखाई पड़ता है? गतिशील। इसमें क्या दिखाई पड़ती है? यहाँ पर भी क्या दिखाई पड़ती है? क्रियाशीलता। लेकिन परमाणु किस स्वरूप में दिखाई पड़ता है? व्यवस्था का प्रथम स्वरूप। परमाणु में हमारे पास क्या दिखाई पड़ती है? गति दिखाई पड़ती है। परमाणु से बने अणु, ठीक है। अब परमाणु में यदि गति है तो इसमें होगी, क्योंकि अंश में यदि गति है तो परमाणु में गति है, उसमें है तो इसमें है ना। अणु के बाद अणु के बाद क्या दिखता है हमको? अणुओं के बाद क्या होता है बेटा? यौगिक बनते हैं, कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं और उसके फलस्वरूप कुछ एसिड, बेसिस, ये सब चीज़ें बनती हैं और उसके फलस्वरूप कुछ अम्ल, क्षार बनते हैं, कुछ रसायन बनते हैं, कुछ प्रोटीन आदि बनते हुए क्या दिखाई पड़ता है? इस तरीके से हमको दिखाई पड़ती है कोशिका। यही इसका अगला स्वरूप है। तो कोशिका में हमको क्या चीज़ दिखाई पड़ती है? स्पंदनशीलता। तो परमाणु, अणु, यौगिक, रसायन आदि बना के अम्ल, क्षार आपस में क्रिया करते हुए यहाँ से आते आते यहाँ तक कहाँ पहुँच गए? कोशिका तक। ये अपने आप में क्या आ गई? प्राण अवस्था। ये इससे बिल्कुल एक नया भिन्न आचरण प्रस्तुत कर देती है। लेकिन ये जो कोशिका है, इसमें हम देखते हैं तो कोशिका में पदार्थ निहित रहता ही है, पदार्थ अपने आचरण के साथ रहता ही है, रहता है कि नहीं रहता है? पदार्थ अपने आचरण के साथ है, लेकिन उसने एक नए क्रिया को, एक नई प्रकार की चीज़ को प्रस्तुत कर दिया, जिसको हम कह रहे हैं स्पंदनशीलता, मतलब ब्रीदिंग, सिंपली ब्रीदिंग। यदि ये ब्रीद नहीं कर रही है तो ये डेड सेल बोलते हैं इसको। ये बेसिकली खाद है ना। तो कोशिका ने क्या प्रस्तुत किया? स्पंदनशीलता। और स्पंदनशीलता इस तरीके से ये अपने आप है ना, इसमें फिर वैरायटी यहाँ पर आई धीरे धीरे। ये सिंपल धरती के कैसे धरती विकसित हुई है ना, उसको समझा रहे हैं। तो ये यहाँ पर वैरायटी, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, ऐसे ये वैरायटी होते 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 इसकी कोशिका में कुछ चेंजेस, और उसके बाद क्या दिखाई पड़ती है? जीवावस्था। जीवावस्था में स्पंदनशीलता तो रहती ही है। जीवावस्था की जितनी कोशिकाएं वो पदार्थों से बनी ही हुई हैं। तो हर अगली अवस्था जो है, उस अगली अवस्था में पिछली अवस्था के गुणधर्म समाये ही रहते हैं। बात पकड़ में आई? तो जीवावस्था में एक और नई चीज़ दिखाई पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता किस अर्थ में दिखाई पड़ती है? जीने के रूप में, या अब सर्वाइवल के रूप में, जिसको हम कहें जिंदा रहने के रूप में। जिंदा बने रहना है ना। संवेदनशीलता मतलब है 4 विषय और 5 संवेदनाएं। तो 4 विषय और 5 संवेदनाएं जो हैं, उससे क्या बना रहे? जिंदा बना रहे। 4 विषय खा पी करके, प्रजनन करके, सो करके, है ना, अपना बचाव करके, कुल मिला के क्या बना रहे? जिंदा बना रहे। ये कान से सुनता भी है तो क्या करता है? ताकि अपने से किसी हिंसक जानवर से भाग सके, है ना। तो इसका ये जो 5 संवेदना है समर्पित है, 4 विषय जो है समर्पित है किसके लिए? जिंदा रहने के लिए।
समर्पित है। इसको कह रहे हैं संवेदनशीलता, है ना। इसी को हमने कल एक और नाम दिया था, जीने की आशा, जीने की आशा। और इसके बाद अगली अवस्था आई, है ना। यहाँ से भी, इसमें भी जितने प्रकार की वैरायटी आनी थी, जिससे क्या होना था, ये पूरी तरीके से खिल गई, है ना। तो तीनों अवस्थाओं में संतुलन के फलस्वरूप अगली अवस्था आई, जिसको हम कह रहे हैं ज्ञानावस्था। और ज्ञानावस्था की इकाई में दो चीज़ें हैं, शरीर और चैतन्य। तो ज्ञानावस्था की इकाई का जो शरीर है वो इतना समृद्ध शरीर है कि उसके माध्यम से जो चैतन्य है वो अपनी सभी क्रियाओं को प्रकट कर सकता है। उसमें सोच विचार हो सकता है, अपने सोच विचार के आधार पर वो नई वस्तुओं को गढ़ सकता है। समझ में आया। तो ये जो शरीर और चैतन्य है, यहाँ पर दो चीज़ें और दिखाई पड़ती हैं। एक है कल्पनाशीलता, मतलब समझने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है कर्म स्वतंत्रता। जो समझ है उसको किस तरीके से, है ना, जो भी आदमी ने समझा है उसको वो अपने हाथ पैर से क्रियान्वयन करता है। इसको बोल रहे हैं कर्म स्वतंत्रता, या इसको आचरण भी कहते हैं। तो ज्ञानावस्था की इकाई जो है उसका प्रयोजन यहाँ पर बता रहे हैं, संज्ञानशीलता उसका प्रयोजन है। संज्ञानशीलता का मतलब है सही और पूरी समझ, यथार्थ समझ, रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ जीना, संज्ञानशीलता। इसीलिए मानव अपने 4 विषय और 5 संवेदनाओं का इस्तेमाल करके केवल जिंदा बना रहे, इससे वो तृप्त नहीं है। उसको क्या है, उसको सब कुछ सही सही जानना है, रहस्य उसको स्वीकार नहीं है। मानव हर रहस्य से पर्दा उठाना चाहता है। बढ़िया। तो ये जो अब यहाँ पे वापस लिखते हैं, देखिए, अस्तित्व सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व नित्य प्रगटनशील है। अस्तित्व सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व नित्य प्रगटनशील है। सह अस्तित्व में अनुक्रम है। अनुक्रम मतलब 4 अवस्थाएं क्रम से हैं। सह अस्तित्व में क्या है, अनुक्रम है। और अनुक्रम पूर्वक क्या आ गई है, ज्ञानावस्था। सह अस्तित्व क्या है, नित्य प्रगटनशील। ज्ञानावस्था को रहस्य नहीं पसंद है। ज्ञानावस्था की इकाई जानने वाली इकाई है। जान करके, समझ करके क्या करती है, आचरण को प्रस्तुत करती है। तो ज्ञानावस्था की इकाई का जो लक्ष्य है या जो तृप्ति है, ज्ञानावस्था का लक्ष्य अथवा तृप्ति है सह अस्तित्व, जो नित्य प्रगटनशील है, इसको अनुभव करना। अनुभव करना अर्थात जानना। अस्तित्व जो है, जैसा है, उसको ठीक ठीक जानना। और ये जानने का कार्यक्रम कैसे होता है, शिक्षा विधि से। शिक्षा के लिए क्या है, बालक में जिज्ञासा और अन्य संबंधों में, अन्य सभी संबंधियों में समाधान के रूप में। सह अस्तित्व नित्य प्रगटनशील है। सह अस्तित्व को समझने वाली इकाई कौन है, मानव। सह अस्तित्व नित्य प्रगटनशील है। सत्य सह अस्तित्व को अनुभव करने वाला कौन है, मानव। मानव समझेगा तो क्या करेगा, इस अनुभव को, अनुभव बराबर सह अस्तित्व, अनुभव बराबर
सहअस्तित्व। अब ये क्या है? उसकी समझ है। तो यही क्या होगा? उसका आचरण। तो ये सहअस्तित्व को ही क्या करेगा? प्रमाणित करेगा। सहअस्तित्व को प्रमाणित करने से क्या अर्थ है? तो 4 अवस्थाओं में संतुलन को प्रमाणित करेगा। 4 अवस्थाओं में संतुलन को प्रमाणित करेगा। ऐसा करके हम तृप्त होंगे कि नहीं होंगे? लगता है तृप्त होंगे। 4 अवस्थाओं में संतुलन को प्रमाणित करेगा तो इस तरीके धरती जो है वो क्या होगी? सदा बनी रहेगी। बहुत बढ़िया, तालियां भाई। सदा बनी रहेगी। इसका मतलब अस्तित्व में लय प्रलय नहीं है। अस्तित्व में क्या है? पूर्णता और पूर्णता के अनंतर उसकी निरंतरता। कोई भी वस्तु जब प्रकट हो जाती है तो प्रकट हो जाने के बाद वो सदा सदा बनी रहती है। तो अस्तित्व में किसी भी वस्तु के प्रकट हो जाने के बाद उसके सदा सदा बने रहने के लिए व्यवस्था है। इसी को कहते हैं आवर्तनशीलता। इसी को कह रहे हैं आवर्तनशीलता। उसकी विधि क्या है? तो तीनों अवस्थाओं में जो संतुलन है वो अपने आप है ना, धरती को स्वर्ग सरीखा बनाया हुआ है। सिर्फ आवश्यकता है मानव के देवता स्वरूप हो जाने की। और मानव देवता हो इसके लिए क्या है? इसके लिए हमें क्या करना है भाई? इतनी छोटी सी चीज़, अध्ययन। किसका अध्ययन? किसका करोगे? सहअस्तित्व का। सहअस्तित्व को अध्ययन पूर्वक अनुभव करना है। अनुभव का मतलब ये जानने मानने का तृप्ति बिंदु। तो जानने मानने का तृप्ति बिंदु आया तो समझ से अपने आप आचरण में आता। आचरण करना नहीं पड़ता। अभी तक हम ये मानते रहे हैं कि हम करके समझेंगे। कितनी गलतियां करने से, जैसे आपको मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्या लिखूँ ऐसा जो आपको ना आता हो? इसका उत्तर कितने बार लिखोगे कि सही उत्तर लिख डालोगे? कितनी गलतियां करने के बाद सही उत्तर लिखोगे? संभावना है कि मर ही जाओ, सही उत्तर ना लिख पाओ। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बता दिया कुछ, ठीक है, तो आप बड़े आराम से, अभी इस मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगी आज की क्लास में, लेकिन आप जो है बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आदमी करके समझने वाली इकाई नहीं है। ये अब तक आदमी के द्वारा सोचा गया सबसे बड़ा भ्रम है कि हम करके समझेंगे। वास्तव में आदमी समझ के करता है। वो जो कुछ भी कर रहा है, आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, जैसा हमने समझा हुआ है वैसा हम कर रहे हैं। हमारा करना हमारी समझ का प्रमाण है। हम जो बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारी समझ को प्रदर्शित करता है। यदि समझ में परिवर्तन हो गया तो करने में परिवर्तन हो जाएगा। और यदि समझ में परिवर्तन नहीं हुआ तो ये जो करने वाला भाग है, इसके लिए आप कितना भी उपदेश देते रहिए, आदमी सुनेगा नहीं। क्योंकि आदमी सुनता है समझने के अर्थ में। उपदेश विधि से, आदेश विधि से आदमी नियंत्रित। इसीलिए हम लोगों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है, हमारे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, हमारे गुरुओं को हमको नियंत्रित करने में। पूरी दुनिया अनियंत्रित दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आदमी का डिज़ाइन नहीं है,
आदेश विधि से, उपदेश विधि से नियंत्रित होने का। आदमी का डिज़ाइन है समझ विधि से नियंत्रित होने का। नियंत्रित मतलब निश्चित आचरण को प्रस्तुत करने का। निश्चित आचरण का मतलब है मानवीयतापूर्ण आचरण को प्रस्तुत करने का। अभी आगे के सेशन में वो भी टॉपिक आएगा, ठीक है। मानवीय स्वभाव के साथ प्रस्तुत होने का उसका डिज़ाइन है। कब? जब समझ जाता है, और उसके लिए बालक में स्वभाव गति के रूप में जिज्ञासा रखी हुई है। सिर्फ हम उसको कुंठित ना करें और साथ साथ समाधान को प्रस्तुत कर दें। इतना सा काम करना है, और इतना सा ही काम करने के लिए ये शिविर है। ये समझना बहुत आसान है ना, ये बहुत कठिन लग रहा है? आसान है, बढ़िया। तो तालियां बजाइए भाई इसी बात पे। कृतज्ञता है बाबा जी के प्रति, है ना, कितने जिस चीज़ को मानव जाति पाने के लिए कब से, है ना, सोच रही थी या विचार कर रही थी या लगी हुई थी, कुंठित हो चुकी थी, उसको पा गए। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक। ठीक है, चलिए तो पुनः एक बार नमस्ते। और इससे पहले हमने सत्र में देखा कि सह अस्तित्व जो है नित्य प्रगटनशील है। सह अस्तित्व नित्य प्रगटनशील है, और जो मानव या ज्ञानावस्था की इकाई है वो सह अस्तित्व को समझना चाहता है। समझे बिना वो नियंत्रित है नहीं, है ना। तो हर चीज़ से पर्दा हट जाए, यही वो चाहता है। तो सह अस्तित्व का अनुभव ही उसका लक्ष्य है। सत्य की खोज, देखिए ये जो सत्य की खोज है, इसमें ये शब्द शायद आपने सुने होंगे, है ना। मैंने ऐसे लिखा था कि जब मैं छोटी थी और मैं कभी कभी कुछ मतलब जो महान विभूतियाँ, भारत की महान विभूतियाँ करके एक किताब थी जिसमें सभी प्रकार के जो गुरु थे ना, उनके मैं नाम अभी नहीं लूँगी, सभी गुरुओं की जीवनी थी कि कैसे वे सत्य की खोज में घर बार छोड़ करके निकल गए। ये एक कॉमन शब्द था जो हर एक पुस्तक में, अभी भी शायद वो किताब चलती हो, मुझे नहीं पता अभी चलती कि नहीं, पर भारत की महान विभूतियाँ ये किताब हमको 6, 7, 8 में पढ़ाई जाती थी हमारे स्कूल में। एक्चुअली पढ़ाता कोई नहीं था, वो केवल मिलती थी, बच्चे अपने आप से पढ़ें तो पढ़ें, हमने उसको पढ़ा। तो मैं तब से सोचने लगी थी सत्य की खोज मतलब, और फिर खोजे क्या? सत्य की खोज करने तो गए, फिर खोजे क्या? अच्छा, और सत्य की खोज में सारे के सारे निकले, और उसके बाद सब लोग अलग अलग सत्य पा गए। ये एक दूसरी बात मुझे लगी, क्योंकि वो जितनी भी महान विभूतियाँ उसमें थी, है ना, उन सबका अपना अपना एक अलग अलग कुछ संप्रदाय था। ठीक है, तो मुझे ये एक आश्चर्यजनक बात लगी उस किताब के कारण, इसलिए मैंने स्लाइड का नाम रखा था सत्य की खोज। अगली स्लाइड। नहीं, हाँ, अच्छा, इसको यस राइट कर दीजिए प्लीज़, है ना। तो ये मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी ऐसी है बेटा कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो हमारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते थे कि भाई कोई चीज़ कैसे बनाई जाए। तो चूंकि मैं कानपुर से, हमारा ढोकला नहीं बनता था, ढोकला हमारे रेगुलरली हम नहीं खाते थे, तो ढोकला जब भी खाना हो बाहर से ख़रीद के आता था। और फिर उस जो न्यूज़पेपर था दैनिक जागरण में हर संडे के दिन एक रेसिपी आती थी। वो रेसिपी इस बारी आई ढोकले की रेसिपी, तरला दलाल करके एक वो थी, तो उनका ये हम आर्टिकल पढ़ते थे। तो मैं और मेरी छोटी बहन, तो हम दोनों ने सोचा ढोकला बनाना चाहिए। तो हमने पूरा जो ढोकला है उसमें जैसे जैसे कहा था सब कुछ मिक्स किया, मतलब बेसन और दही और नमक और हल्दी और तेल और इनो पाउडर डाल के हमने उसको मिक्स किया, और उसके बाद कुकर में पानी गर्म किया, और क्या किया, वो जो डब्बा था उसको उसमें रखा, और उसको, वो डब्बा क्या था, टिफ़िन बॉक्स वाला डब्बा था स्टील का, तो उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ढक्कन लगा दिया, और हमने उसको रख दिया बफने के लिए। और उसके बाद वो ढोकला जितने निश्चित समय बाद 20 मिनट बाद उसको उतारा, वो ढोकला बहुत स्वादिष्ट बना, लेकिन वो ढोकला फूला नहीं। ठीक है, अब हमको लगा यार ये रेसिपी में तो कुछ गड़बड़ हो गई, फिर लगा कि शायद कुछ मिक्सिंग में गड़बड़ हो गई। हम लोगों ने वापस उसको 2-3 दिन बाद ट्राई किया, फिर से हमने क्या किया, उसको ढक्कन, टाइट वाला जो ढक्कन होता है ना, उसको बंद कर दिया, फिर से वो ढोकला नहीं फूला। और 2 बार के बाद मुझे लगा कि तो काफ़ी इंसल्टिंग है अपने भाई बहनों के सामने। मैंने कहा अभी ढोकला नहीं बनाएंगे, ढोकला घर पे नहीं बनता, ढोकला बाहर से ही आता है। ठीक है,
उसके बाद हमने ढोकला कभी नहीं बनाया। ये सच बात है ना। तो मेरी बहन मुझे बोलती, दीदी कोई बात नहीं, तुमने जो ढोकला बनाया वो भी बहुत अच्छा है। तो कहती मुझे तो बिना फूला ढोकला ही पसंद है अब से। उसको लगे तब बनता रहे, है ना, इसी बहाने हम खाते रहें। लेकिन मुझे लगा अब मैं ज़िंदगी में ढोकला कभी नहीं बनाऊंगी। फिर संयोग से हमारी शादी के बाद हम किसी के घर पे गए, वो भाई ने कहा मैं आज आपको ढोकला बना के खिलाऊंगा। तो मुझे लगा कि इनका ढोकला आप देखते हैं ये ढोकला कैसे फुलाते हैं। तो उन्होंने भी वही प्रक्रिया को दोहराया, और दोहराने के बाद उन्होंने जो अपना स्टीमर लिया, उन्होंने क्या किया, उसको टाइटली नहीं बंद किया, उसके ऊपर उन्होंने एक टॉवल और उसके ऊपर एक ऐसे ही सिंपल सा ढक्कन, उतना उन्होंने रखा और उनका ढोकला शानदार फूल गया। और जैसे ही उनका ढोकला फूल गया, मुझे लगा अभी तो आपको समझ में आ गया ना कि गलती पकड़ में आ गई। इस पूरी ढोकले की कहानी से मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ, आदमी 100 बार गलती कर सकता है, लेकिन जैसे ही सही की रोशनी उसके सामने आती है, सही क्या है उसके सामने आता है, तभी जाके वो अपनी गलती को समीक्षित कर पाता है। तो मेरा ढोकला तब तक क्यों नहीं फूला, मैं अभी तक मतलब सोचो 7th स्टैंडर्ड से लेकर के मैं 30 साल की हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया। यू कैन ऑल्सो कॉल मी डम इफ़ यू विश। लेकिन मुझे ये बात प्रोसेस ही नहीं हुई। और जिस दिन वो ढोकला फूला, मुझे उस दिन समझ में आया कि आदमी किसी की परस्परता में सीखता है। हम में से कोई भी अपने आप से सीखने में सक्षम नहीं है। कहीं यदा कदा कोई एक आध स्फुरण हो गया तो वो अलग बात है, और वो भी पूरी मानव जाति तक प्रसारित करने का हमको एक अंदर से आवाज़ आती है। तो इसका मतलब है हम सब एक दूसरे की परस्परता में सीखते हैं, और देखते हैं तो आसानी से सीखते हैं। ये मुझे बात पकड़ में आई। ठीक है, अगला है ना। बाकी तो हमने चर्चा करी कि मान्यता विहीन होकर के ही इस प्रस्ताव को सुना जा सकता है। यदि आग्रह है कि हम तो ढक्कन लगा करके ही ढोकला फुलाएंगे, तो भाई फिर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर जो बात बताई थी कि हर एक परमाणु अंश कैसा है, क्रियाशील है। और परमाणु अंश से लेकर के इस तरीके से हम पूरी धरती तक कल्पना करें तो परमाणु अंश जो है वो धीरे धीरे अणु यौगिक और रचना करते 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 क्या दिखाई पड़ा, पूरी धरती की रचना दिखाई पड़ी। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम आउट कर रहे हैं और धरती को देखा तो धरती के साथ चांद, सितारे, जितने खगोलीय पिंड हैं सभी दिखाई पड़े। तो क्या चीज़ दिखाई पड़ती है, ये सब बहुत तेज गति से घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे जो पिंड हैं वो स्पेस मतलब खाली स्थान जो है हमारे और आपके बीच, स्पेस में ये बहुत तेज गति से क्या दिखाई पड़ते हैं, क्रियाशील दिखाई पड़ते हैं। तो अब अगला प्रश्न ये है, नेक्स्ट अगला प्रश्न ये है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रत्येक मानव को सत्य जो है वो भासता है। कल्पनाशीलता मानव की पूंजी है। कल्पनाशीलता का मतलब है मैं जो कह रही हूँ और जो मेरे मन में जो चित्र है, मेरे मन में जो स्पष्टता है, जो समझ है, वो आपको भास जाएगी, उसका अनुमान आपको होगा। यदि आप सटीक सुनेंगे तो वो आप तक पहुंच जाएगी, जबकि हमारे यहाँ से निकल करके कोई न्यूरॉन आपके ब्रेन तक पहुंचा नहीं, लेकिन आपके अंदर कुछ चीज़ है जो स्पष्ट हो जाती है। तो कल्पनाशीलता है वो मानव की पूंजी है, यही आपकी अनुमान क्षमता है और अनुमान पूर्वक हम सत्य तक पहुंच सकते हैं कदम दर कदम। जैसे आप पूछो कि यहाँ से हमको गौशाला कैसे जाना है, तो मैं बोलूँगी आप यहाँ से जाइएगा, फिर ऐसे मुड़िएगा, वैसे मुड़िएगा। आप केवल ध्यान से सुनते हैं ना, और आपको हमारे पर विश्वास इसलिए ध्यान पूर्वक सुना कि ये वहाँ तक गए होंगे, और आप अनुमान लगाते हैं ठीक है अब शायद यहाँ से कहा होगा मुड़ने को, वहाँ से कहा होगा। आपको अभी दिखी नहीं है गौशाला, लेकिन आप विश्वास पूर्वक जिस दिन सुनना शुरू करते हैं आपको रास्ता क्लियर होता है और आप गौशाला पहुँच सकते हैं। तो अनुमान पूर्वक हम भी सत्य तक पहुँच सकते हैं। मैं सत्य को समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ, यहाँ से शुरुआत है। ठीक है, आगे। सत्य को जानने की चाह जिस इकाई में है उसका अध्ययन है सहअस्तित्ववाद में। इसको भी स्लाइड्स को आगे आगे कर दीजिए।
और बस अभी तक जो कह रहे हैं वहाँ कह रहे हैं सत्य जो है अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है। जब ऐसा हम सुनते हैं, जो मैंने सत्य की खोज की आपको कहानी सुनाई, सत्य को क्या बोला? अव्यक्त है, जो पा गया वो उसको बता नहीं पाएगा, ऐसा कहा, अनिर्वचनीय है। तो ऐसा तो सत्य क्या हुआ? रहस्य में चला गया, तो उसको पाने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है ना। और जबकि हम देखते हैं जैसे ही सचमुच कोई सत्य आदमी को पता लगता है, उसमें टेंडेंसी क्या है कि हम दूसरे को बताएं। आदमी की टेंडेंसी को एक्चुअली हम देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि आदमी को जैसे ही कुछ पता चलता है वो रुकता नहीं है। ठीक है, आगे चलें। तो अस्तित्व में वास्तविकताओं को यदि हम देखते हैं तो एक छोटे से परमाणु से लेकर के एक खगोलीय पिंड तक जो बहुत तेज गति से घूम रहे हैं, ये हमको दिखाई पड़ते हैं। इसमें इतनी, यदि इसमें गति है, इसमें यदि क्रियाशीलता है, तो इसका मतलब ये सभी क्या हैं? ऊर्जा संपन्न हैं। ये सभी क्या हैं? ऊर्जा संपन्न हैं। क्या ये कॉमन मैन का लॉजिक है कि नहीं है? ये सिंपली भासता है कि नहीं भासता है? तो इतनी ऊर्जा, ये जो धरती है, जहाँ तक मेरी समझ है 3 लाख या 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है। इतने लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये घूम रही है, तो ये इतनी सारी ऊर्जा आ कहाँ से रही है? ये प्रश्न है कि नहीं है? ज़रा जूम आउट और जूम इन करिए। ये एक परमाणु का स्ट्रक्चर है और ये हमारे सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर है। इन सब में इतनी गति कहाँ से है? क्रियाशीलता है तो कहाँ से है? इसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? सोच के देखिए। विज्ञान यहाँ पर नतमस्तक है, इसके आगे बता नहीं पाता है। जब आप परमाणु के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं ना 9th में, उसके आगे कहता है इसका स्रोत पता नहीं है। आपको याद है? एटॉमिक मॉडल में कहता है स्रोत पता नहीं है, और बल्कि ऐसी कल्पना करता है कि ये जो चक्कर खा रहे हैं, खा के कभी एक दिन ये नाभिक में गिर जाने चाहिए, पर गिरते तो है नहीं, तो सदा सदा जो है, और ये आज से नहीं अनंत काल से क्या है, इसी तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। तो इनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक सिंपल देखो, एक तो है अनुभव का सत्य और एक है अनुभव तो करना है, लेकिन उससे पहले एक सामान्य आदमी को भी सत्य भास जाता है। तो केवल 2 ही वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, एक तो परमाणु दिखाई पड़ रहा है और दूसरा ये खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है। तो मध्यस्थ दर्शन अस्तित्ववाद कहता है ये खाली स्थान खाली नहीं है। खाली स्थान खाली नहीं है। खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है। और नीचे जाएं। खाली स्थान खाली नहीं है। पॉज प्लीज, पॉज करो बेटा। शायद इसकी विराम है कि विराम है। हम लोग बात कर रहे थे कि इस अस्तित्व में हम जब देखते हैं तो एक परमाणु अंश से लेकर के और परमाणु से लेकर के पूरा अखंड ब्रह्मांड तक समस्त जो इकाइयां हैं, समस्त पिंड क्या दिखाई पड़ते हैं? क्रियाशील दिखाई पड़ते हैं। 2 ही वास्तविकताएं दिखाई पड़ती हैं, एक तो सारी जड़ प्रकृति, चैतन्य प्रकृति, और उसके साथ ये खाली स्थान। तो मध्यस्थ दर्शन अस्तित्ववादी प्रतिपादित करता है कि खाली स्थान खाली नहीं है। खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है। खाली स्थान खाली नहीं है। खाली स्थान को हम क्या बोल रहे हैं? स्पेस। सामान्य रूप से बोल देते हैं खाली स्थान। ये क्या है? खाली। ठीक है, ये क्या है? ऊर्जा स्वरूप है। और इस ऊर्जा स्वरूप
खाली स्थान में होने मात्र से, इस ऊर्जा स्वरूप स्पेस में होने मात्र से समस्त इकाइयाँ, एक तो रियलिटी है स्पेस और दूसरी रियलिटी क्या है, इकाइयाँ। तो समस्त इकाइयाँ क्या हैं, ऊर्जित हैं। समस्त इकाइयाँ क्या हैं, ऊर्जा संपन्न है। और ये स्पेस जो है ये इतना सूक्ष्म है कि समस्त इकाइयाँ, इन इकाइयों के भीतर बाहर सब जगह क्या है, स्पेस है ना। तो इकाइयाँ जो हैं इसमें क्या है, संपृक्त हैं। स्पेस में जो समस्त इकाइयाँ क्या हैं, डूबी हैं, भीगी हैं और क्रियाशील हैं। डूबी हैं, भीगी हैं और घिरी हैं, डूबी हैं, भीगी हैं, घिरी हैं, ठीक है, संपृक्त हैं। तो ये ऊर्जा स्वरूप है और ये क्या है, ऊर्जा संपन्न है। और ऊर्जा संपन्न होने के कारण ही इसमें क्या दिखाई पड़ती है, क्रियाशीलता दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है, क्रियाशीलता दिखाई पड़ती है। ये जो खाली स्थान है इसको यदि ऑब्जर्व करें, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन, ये क्या दिखाई पड़ता है, पारदर्शी, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। अगर ये पारदर्शी ना हो तो मैं आपको देख नहीं सकती। बढ़िया, पारदर्शी है और उसके साथ एक चीज़ और है, ये क्या है, पारगामी है। पारदर्शी है, पारगामी है। इकाइयाँ जो हैं उनमें हमें दिखाई पड़ता है एक आकार दिखाई पड़ता है। आकार जो है ये आकार के कारण क्या दिखाई पड़ती हैं, सीमित दिखाई पड़ती हैं। इकाइयों में आकार दिखाई पड़ता है और आकार के कारण इसमें क्या दिखाई पड़ती है, सीमा दिखाई पड़ती है। ये क्या दिखाई पड़ता है, बिल्कुल दिखाई मतलब समझ में आता है। ये क्या दिखाई पड़ता है, निराकार। बहुत ध्यान से सुनिए, निराकार दिखाई पड़ता है असीमित। अपनी कल्पना को आप जहाँ तक ले जा सकते हैं ले जाइए, कहीं पर ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको खाली स्थान ना मिले। कल्पना को दौड़ाइए, जहाँ पर कहीं पर सोचेंगे बस यहाँ तक, उसी के ठीक आगे आपको ऐसा लगेगा कि आगे स्पेस है। आप अपनी कल्पना दौड़ाते जाएं, कभी आपको और छोर मिलेगा नहीं। जब भी कोई ऐसी वस्तु हमको दिखाई पड़ती है जिसकी सीमा होती है, यदि हमको सीमा पहचान में आती है तभी हम उसको क्या बोलते हैं, एक। इस इकाई की एक सीमा दिखाई पड़ रही है ना, बाउंड्री दिखाई पड़ रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक। एक बोल ही तब पाते हैं जब इसकी हमको सीमा दिखाई पड़े, है ना। तो ये सीमित है, ये असीमित है। इकाइयों में हमको सापेक्ष ऊर्जा दिखाई पड़ती है और यहाँ पर ये क्या है, निरपेक्ष ऊर्जा। सापेक्ष ऊर्जा का मतलब जहाँ पर ऊर्जा का, जिस इकाइयों की परस्परता में आने से सापेक्ष ऊर्जा दिखाई पड़ती है, इसके ऊर्जा संपन्न होने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। इसके कारण से इसका एक और नाम निरपेक्ष ऊर्जा है। समस्त इकाइयाँ इसमें हैं और इसमें होने के कारण से इस धरती पर समस्त ऐश्वर्य है। व्यापक
इसका एक दूसरा नाम और भी है, इसको हम कह रहे हैं व्यापक। ये कैसा है? सीमित है, इसकी सीमा है, इसको एक कहा। इसको क्या कहा? इसको कहा व्यापक। व्यापक वो वस्तु है जिसमें कण कण व्याप्त है। व्यापक में कण कण व्याप्त है। व्यापक एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी सत्ता जिसमें कण कण दिखाई पड़ता है। कोई कण आप ऐसी कल्पना नहीं कर सकते जो इससे बाहर है। तो व्यापक से रिक्त मुक्त कोई इकाई नहीं है। बढ़िया। व्यापक एक ऐसी वस्तु जिसमें हम कुछ जोड़ घटा नहीं सकते। जोड़ घटा सकते हैं इसमें? खाली स्थान में कुछ जोड़ना घटाना संभव है? तो जिसमें कुछ जोड़ा घटाया ना जा सके उसका एक और नाम है पूर्ण। उसका एक और नाम है पूर्ण। व्यापक एक ऐसी वस्तु है जिसको कोई अपवित्रता छू नहीं सकती। सदा सदा एक सा भासमान है, कभी इसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए इसका एक और नाम शुद्ध भी है। ये जो जितनी भी इकाइयां हैं ये इसमें ही संपृक्त हैं, तो ये सभी के आर पार है। ये सभी के आर पार है, इसलिए इसका एक और नाम है अंतर्यामी। इस धरती का समस्त ऐश्वर्य इसमें भीगे डूबे घिरे होने के कारण से है, इसीलिए इसका एक और नाम दिया गूज बम्स हो गए इसको बोलते बोलते। ईश्वर में कण कण है। हुए ईश्वर दर्शन। क्रिया शून्य है और क्रिया शून्य है, और ये सारी इकाइयां क्या हैं? क्रियाशील हैं। तो जैसे चाशनी में होने मात्र से जलेबी मीठी है। चाशनी कुछ कर नहीं रही है, चाशनी तो है। चाशनी है, चाशनी में होने मात्र से जलेबी मीठी है। तो समस्त इकाइयां पूर्ण में गर्भित होने के कारण पूर्णता की तरफ गतित हैं। पूर्णता की तरफ गतित हैं। तो समस्त इकाइयां पूर्णता की तरफ क्या हैं? गतित हैं, क्योंकि वो पूर्ण में गर्भित हैं। पूर्ण में गर्भित होने के कारण पूर्णता की तरफ गतित हैं, और इसी के कारण, क्योंकि पूर्णता को क्या है? पूर्णता को व्यक्त होना है। पूर्णता को व्यक्त होना है। क्यों? क्योंकि सह अस्तित्व, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, सह अस्तित्व नित्य प्रगटनशील है। नित्य प्रगटनशील है। तो इकाई और व्यापक, ये जो इकाइयां हैं और ये जो व्यापक है, व्यापक में से इकाइयों को कभी भी निकाला नहीं जा सकता।
क्योंकि व्यापक और इकाई को हम कभी अलग नहीं कर सकते, इसलिए व्यापक प्लस इकाई सदा सर्वदा साथ साथ हैं। इसी को क्या कहा? ये सह अस्तित्व है। व्यापक और इकाई का सह अस्तित्व है, इनको अलग किया जा नहीं सकता। ये स्थिति स्वरूप है और यहाँ पर गति दिखाई पड़ती है। तो स्थिति और गति का सह अस्तित्व है। प्रत्येक अवस्था में इसी प्रकार, और मानव में स्थिति है समझ के रूप में और गति है आचरण के रूप में। तो समझ और आचरण का क्या है? सह अस्तित्व है। ये स्थिति रूप में रहती है और ये गति रूप में आचरण दिखाई पड़ता है। स्थिति गति का सह अस्तित्व है, यही व्यक्त है। सह अस्तित्व क्या है? यही आदमी का व्यक्त होना है। जो व्यक्त हो सके उसी को नाम दिया है व्यक्ति। जिसके माध्यम से ये व्यक्त है उसको नाम दिया है व्यक्ति। जैसे ये व्यक्त होता है उस तरीके को कहा अभिव्यक्ति। अभ्युदय के अर्थ में व्यक्ति हो जाए, अर्थात व्यक्ति से क्या व्यक्त हो? व्यक्ति से व्यक्त हो समाधान। समाधान का मतलब है अस्तित्व जैसा है वैसा व्यक्त होना। बढ़िया। तो प्रत्येक इकाई पूर्ण में गर्भित होने के कारण पूर्णता की तरफ गतित है। सह अस्तित्व नित्य प्रकटनशील है। हम अपनी कल्पनाशीलता को शिक्षा के माध्यम से तदाकार करते हुए सह अस्तित्व का अनुभव करते हैं और उसे अपने आचरण के साथ अभिव्यक्त करते हैं और संसार में सदा सदा सुखपूर्वक जीते हैं। सह अस्तित्व रहस्य से मुक्त है। जो स्वयं रहस्य से मुक्त है उसका काम है अगले को भी रहस्य से मुक्त करेगा। बढ़िया, धन्यवाद। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।